वहां बंदूक लेके जा रहे हैं, ना वहां फौजी बन के जा रहे हैं। अरे आप चलाइए, कम से कम बात तो अच्छी कर लें। क्यों नहीं चला रहे आप? कम से कम बात तो अच्छी कर लें। ऐसे लोगों के साथ तो ना खड़े हो जो अपने मुल्क के लोगों के लिए दुश्मन बनकर खड़े हो गए। अरे भाई, उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान में आपकी डिबेट छूट जाऊंगा अगर आप गलत शब्द बोलोगे, मुझे बोलने नहीं दोगे। मैं आपसे कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, देखिए ऐसा है, उन्होंने जो बोला पूरा चलाइए ना। उन्होंने बोला उन्होंने कब बोला कि मैं तालिबान का सपोर्ट करता हूं? कब उन्होंने बोला कि तालिबान अफगानिस्तान का आपसी मामला है? अरे तालिबान अफगानिस्तान का आपसी मामला है, वो नहीं भी कहेंगे तब भी उनका आपसी मामला है। उनके मुंह में माइक लगा देते हो जाके, और माइक लगा के हाँ कुछ निकला, चलो 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 चलो, नहीं मिल गया। तो अनुराग भदौरिया क्यों नहीं बोल देते ये बात? आपके पास भी तो माइक लगाने जाते हैं। अरे अनुराग भदौरिया क्यों नहीं बोल देते? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल देते? रोज माइक लगाते हैं आप लोगों के सामने। हमारे हिंदुस्तानी वापस आए कि नहीं? अरे रोज माइक लगाते हैं आपके सामने, क्यों नहीं अखिलेश यादव बोल देते? क्यों नहीं अनुराग भदौरिया बोल देते? लेकिन शफीकुर रहमान बार बार बोलेंगे और आप बार बार उनको आकर डिफेंड करेंगे। ठीक है, सुनिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन को, आप हिंदुस्तान को जिंदा रहने दीजिए। आप जैसे लोग हिंदुस्तान को मरवाना चाहते हो, आप एजेंडा चला रहे हो। हम कह रहे हैं पूरी बाइट चलाइए, आप पूरी बाइट। अनुराग भदौरिया जी, एजेंडा, एजेंडा जिसके दिमाग में भरा होगा ना, हिंदुस्तान के आवाम, उसको हम निकाल नहीं सकते, हम सिर्फ दिखा सकते हैं। और ये दिमाग में शफीकुर रहमान वर्ग के बार बार भरा हुआ है ना, उनको आप पार्टी से निकाल पा रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि सामने 2022 का चुनाव है, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। केवल डिफेंड करने के लिए बैठते हैं आप। आदमी हो तुम यार, हमसे सवाल पूछते हो, जवाब खुल देते हो। हमारी डिबेट में कौन बैठेगा? ऐसा है अनुराग भदौरिया। सवाल मुझसे नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर, आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। इस वक्त पूरे देश में अफगानिस्तान की चर्चा है। चर्चा है उन बेगुनाहों की जो बेमौत मारे जा रहे हैं। चर्चा है उस संगठन की जो बंदूक के जोर पर देश की सरकार को हटाकर मुल्क पर कब्जा कर चुका है। चर्चा है कायर अशरफ गनी की और सुपर पावर अमेरिका के सरेंडर की। हाथों में हथियार लिए तालिबानी लड़ाकों की फौज मनमर्जी कर रही है। आम अफगानी किसी भी कीमत पर देश से पलायन करने की कोशिश कर रहा है। अपना घर, व्यापार, रोजगार, पूंजी सब कुछ वहीं पर छोड़कर बस जान बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। किस लिए? क्योंकि तालिबान ने उन्हें इस हालात में, इस हाल पर लाकर खड़ा कर दिया है। और किसी में अगर जरा भी इंसानियत है तो वो तालिबान के इस बंदूक राज का समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन शफीकुर रहमान बर्क, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद, उन्हें तालिबान की लड़ाई आजादी की लड़ाई लगती है। वो हमारी आजादी की लड़ाई जो हमने 1947 में लड़ी, उससे पहले लड़ी, उससे तुलना कर रहे हैं तालिबान की। उन्हें हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म दिखाई दे रहे हैं। तो सवाल इसी बात का है कि आपकी सोच क्या है। और दूसरा सवाल यह भी है कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो यह बयान समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे, कितना डैमेज करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें पूरी दुनिया कभी भुला नहीं पाएगी। अपनी जान बचाने की खातिर अपने ही मुल्क से जल्द निकल जाने की होड़ में हवाई जहाज पर लटकने को मजबूर आम अफगानिस्तानी, खौफजदा महिलाएं, सिसकते हुए बच्चे। तालिबान ने हथियार के दम पर अफगानिस्तान की गद्दी पर कब्जा जमा लिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था का ढांचा जमींदोज कर दिया। लेकिन कई लोगों को ये क्रांति नजर आती है। उन्हें लगता है कि तालिबान ने अपनी आजादी हासिल कर ली। और ऐसे ही लोगों में से एक हैं यूपी के संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क साहब जाने ही जाते हैं विवादित बयान देने के लिए। अब सांसद साहब ने तालिबान पर आजादी वाला ज्ञान बांटा है। उन्हें लगता है कि ये लड़ाई आजादी की थी जो तालिबान ने जीत ली। मगर इससे भी बड़ी बात यह है, उन्हें लगता है कि भारत का मुसलमान तमाम जुल्म सितम सहने के बावजूद अपने मुल्क के साथ खड़ा है। 2 दिनों में दिए गए शफीकुर रहमान बर्क के 2 बयान सुनिए। अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। तालिबान एक ताकत है
और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं। वो अपनी जगह पर जो है अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं। जब हमारा मुल्क अंग्रेज़ों के कब्जे में था तो सारा मुल्क का बच्चा मुल्क के साथ था, और मुल्क की आज़ादी के लिए हम सब ने, चाहे हिंदू था, मुसलमान था, छोटा था, बड़ा था, सरदार था या एसटी था, कोई भी था, तो सब मुल्क साथ था। आज हमने अपने मुल्क को आज़ाद करा लिया तो हमें खुशी है। हम चाहे हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कुछ भी है, इस ये जो बीजेपी गवर्नमेंट चाहे मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रही है, लेकिन हम हैं अपने मुल्क के साथ। सुना आपने, सपा सांसद कह रहे हैं कि सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है और फिर भी मुसलमान अपने मुल्क के साथ खड़ा है। बर्ग के विवादित बयान के बाद जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया और तल्ख शब्दों में समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया गया। ये बयान निंदनीय है, मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ और इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ है वो न अफगानिस्तान के लिए अच्छा है न दुनिया के लिए अच्छा है। किसी भी देश में जब आतंकवादी सत्ता पे बैठते हैं बंदूक के बल पे, तो वो विकास नहीं करते, विनाश करते हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने समाजवादी पार्टी और सांसद पर पलटवार किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी सपा और उसके सांसद शफीकुर रहमान बर्ग को आड़े हाथों ले लिया। प्रदेश की जनता जानती है कि जब समाजवादी पार्टी के सांसद ऐसे बयान देते हैं तो उससे किनको फायदा पहुंचता है, और ये शफीकुर रहमान, इनके लगातार बयान ऐसे आ रहे हैं जिससे हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई बढ़े और उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचे। अब सवाल यह है कि हिंदुस्तान में रहते हुए, हिंदुस्तान की रोटी खाते हुए शफीकुर रहमान बर्ग आतंक और दहशतगर्द का गुणगान क्यों कर रहे हैं? सवाल यह है कि आतंक परस्ती वाली ये सोच सिर्फ शफीकुर रहमान की है या सपा भी इस विचारधारा से इत्तेफाक रखती है? और सवाल यह है कि इस तरह की बात कर रहे शफीकुर रहमान बर्ग वोट की फसल तो काटना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके लिए वोट बैंक के आगे देशभक्ति और देशहित कोई मायने नहीं रखता? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, पहले उनसे परिचय आपका कराएं, इसके बाद चर्चा करेंगे। प्रशांत वशिष्ठ हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रशांत जी बहुत बहुत स्वागत। और अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल अनुराग भदौरिया आपसे, सवाल यही है कि क्या शफीकुर रहमान बर्ग को पिछले कई विवादित बयानों के बाद पार्टी की तरफ से कोई ताकीद नहीं की गई, या फिर असली सोच यही है तो जो सोचते हैं वो बोलते हैं? अच्छा, मैं बोलूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आप मुझे टोकेंगे नहीं जी, अगर उत्तर देंगे आप तो। मुझे लगता है कि आप अपना अनुशासन कायम रखेंगे और बीजेपी की तरफ न जाके हमारी बात सुनेंगे। जी जी, देखिए, बात यह है कि जब भी किसी भी देश के अंदर में चरमपंथी, कट्टरपंथी हावी होते हैं, समाजवाद खत्म होता है, तो देश का विकास रुकता है। अगर अफगानिस्तान की बात करें तो 1980 से लेके 1990 तक वहां पे क्या चला, क्योंकि वहां समाजवाद था, सोशलिस्ट थे, तो आपने देखा कि वहां पे विकास हो रहा था। अफगानिस्तान विकास के रास्ते पे जा रहा था। जैसे जैसे वहां पे कट्टरपंथ का विकास हुआ, पहले मुजाहिदीन आए, उसके बाद तालिबान आए, दोनों ने मिलकर वहां संघर्ष किया। वहां पे फिर रसिया ने जब वहां से अपनी फौज हटा ली, उसके बाद उनका वहां कब्जा हो गया, उनका राज चला, तो अफगानिस्तान उन्नति नहीं कर पाया। फिर अमेरिका आया तो अमेरिका ने वहां पे कब्जा किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। तो ये याद रखिए, जिस देश के अंदर में समाजवाद खत्म होता है, जिस देश के अंदर में कट्टरपंथी और जिस देश के अंदर में सोशलिस्ट खत्म होते हैं, उस देश का विकास रुक जाता है। ये चिंता की बात है, हमेशा से हर राष्ट्र के लिए है। और मैं हमेशा से कहता आया हूं कि कोई भी अभी जिम्मेदारी बनती है सरकार की कि जो हिंदुस्तान के लोग वहां फंसे हुए हैं, जो हिंदुस्तान के लोग की वहां पे बचाना सरकार की जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तानियों को वापस लाना,
हिंदुस्तानियों को अपने देश में व्यवस्थित सुरक्षित लाना और वहां पे सुरक्षा पहुंचाना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। और फिर मैं वापस कर रहा हूं कि समाजवाद जिस देश के अंदर से खत्म होने लगता है उस देश का विकास रुक जाता है। ये आप इतिहास है, आप उठा के देख लीजिए, अनुराग भदौरिया, कोई सा भी देश हो। ठीक, हाँ, आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आपके सांसद, पार्टी के प्रतिनिधि, पार्टी के सांसद वो भी समाजवादी हैं, उनके पीछे साइकिल का चुनाव चिन्ह है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे अनुराग जी, आपने उत्तर दिया, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, पुनः उत्तर दे दीजिए आप। मेरा सवाल यह है कि शफीकुर रहमान बर्क को क्या यह समाजवाद की परिभाषा जो आपने समझाई ये समझ में नहीं आती क्या? उन्हें तालिबान के पीछे वो आजादी के लड़ाके ढूंढते हैं, जैसे हमारी आजादी थी अंग्रेजों वाली, वो कहते हैं कि ऐसी आजादी ये थी। हम लोग 1947 लेकर राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। एक चीज सुन तो लीजिए, उन्होंने एक बात और भी कही है जिसको आप हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, ये अफसोस की बात। उन्होंने बोला था लास्ट में, आदमी का हर एक का बात कहने का लहजे का तरीका होता है। उन्होंने क्या बोला था, ये अफगानिस्तान और तालिबान का आपसी निजी मामला है, इसमें मैं क्या बोलूंगा। वो काट के खा गए सब लोग, आप लोग, वो आपने जोड़ा ही नहीं। और जो उन्होंने क्या क्या किस संदर्भ में बोला वो आपने किस संदर्भ में बोला, आप बताइए ना। नहीं, आपको कहा उन्होंने तालिबान ने पैर नहीं जमने दिए, क्या उन्होंने ऐसा, मेरी बात सुनिए, नहीं तालिबान ने पैर नहीं जमने दिए, किसके नहीं जमने दिए? नहीं, उन्होंने ये बोला कि मैं तालिबान का सपोर्ट कर रहा हूं। उन्होंने कब बोला? वहां से हिंदुस्तान अपनी समस्या है, हिंदुस्तान में बेरोजगारी, महंगाई चल रही है, हिंदुस्तान वैसे ही आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। सारा दिन आप कौवा कान ले गया, कौवा। अब समस्या यही है ना अनुराग भदौरिया जी, आपके घर में अगर रात में 5 घंटे में 10 घंटे में 10 लोगों को नौकरी मिल रही हो तो उस पर चर्चा कर लें हम। अगर 5 घंटे में 10 लोगों को नौकरी मिल रही हो तो चर्चा कर लें, वरना एक मुल्क है जो बेहद परेशान है, वहां के बाशिंदे फ्लाइट के ऊपर बैठकर भागने के लिए मजबूर हैं। उन्हें मालूम है कि वो कहां तक पहुंच पाएंगे, कहां का वीजा है, कहां का नहीं है, उनके पास हाथ में कोई कागज है कि नहीं है, किसी भी जगह जाने के लिए मजबूर हैं। जिन तालिबान के लोगों ने ये हाल कर दिया वहां के अपने नागरिकों का, मुझे बोलने के लिए बुलाया है। अच्छा, तो आप अब तक खामोश थे? अगर आपको सवाल है तो मैं जवाब दूंगा। तो सवाल यही तो है कि जहां के लोगों ने इतना परेशान कर दिया अपने लोगों को, अपने धर्म के लोगों को, उनकी तारीफें कर रहे हैं आप, आपके सांसद। शायद आपसे ज्यादा ज्ञान है मेरे पास, आप उतना ज्ञान जानते भी नहीं होंगे। मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, उदय कब हुआ जरा बता दीजिए। अनुराग भदौरिया कब हुआ? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, जनता पूछ रही है। अनुराग भदौरिया, एनसाइक्लोपीडिया ना आप है ना मैं हूँ, आपसे पूछता हूँ, एनसाइक्लोपीडिया ना आप है ना मैं हूँ, पूरा इतिहास बता दूंगा। मुजाहिदीन कब आए, कब तालिबान? एनसाइक्लोपीडिया ना आप है ना मैं हूँ। कितने दिन वहां पे तालिबान का शासन था, तो इसलिए आप मुझसे सवाल पूछिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तो उनकी तारीफ करने लायक कुछ है? आप बताइए, बस आपके पास पूरा ज्ञान है, आप बताइए उनकी तारीफ करने लायक कुछ है इस मौके पे? तो आप सवाल पूछे ना, आप सवाल कहां पूछ रहे हो? तो मैं यही तो पूछ रहा हूं कि जिन लोगों ने अपने लोगों को इतना परेशान कर दिया कि वो फ्लाइट के ऊपर बैठने के लिए मजबूर हो गए, उनकी तारीफ कर रहे हैं, उन्हें आजादी के लड़ाके बता रहे हैं आप जवाब दूं मैं जी? आपका सवाल हो गया, जवाब दूं? अब आप चुप होंगे 1 मिनट तो बता दीजिए या फिर ज्ञान देंगे? देखिए, ये जिम्मेदारी देश की, हमारे देश की बनती है कि हमारे देश के लोग वहां पे जो हैं, भाई सबसे पहले हम अपने देश के बारे में सोचेंगे ना। हमारा हिंदुस्तानी वहां पे फंसा हुआ है, अगर तो हमें उसे वापस सुरक्षित लाना है, और अगर वहां नहीं अभी आ पाया तो वहां पे सुरक्षा प्रदान करना। हमें अपने हिंदुस्तानियों की चिंता करनी है, ना कि हमको बहुत चिंता लगे दूसरे देशों की इतनी चिंता करने लगे तो अपने हिंदुस्तानी की चिंता करें ना, कि मेरा हिंदुस्तानी वहां फंसा है, कैसे हम उसको वापस लाएं, कैसे सुरक्षित हम अपने देश में लाएं, इसके बारे में हमें चिंता करनी चाहिए। एक बात। दूसरी बात, देखिए मैंने फिर आपको बोला था, जिस देश के अंदर में नोट कर लीजिए, चरमपंथी, कट्टरपंथी हावी होते हैं, उस देश का विकास रुक जाता है। इस देश में जो विकास के खिलाफ है, ऐसे शफीकुर रहमान बर्क को पार्टी से निकालिए ना। ये चरमपंथी नहीं दिखते आपको, ये सोशलिस्ट दिखते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं बोला है, आपके कान में सुनाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या करें? उन्होंने बोला कि वो उनका आपसी मामला है लास्ट में जी। नहीं, उनका आपसी मामला है तो शफीकुर रहमान बर्क तो ना तो वहां पे शांति संदेश लेके जा रहे हैं, ना वहां बंदूक लेके जा रहे हैं, ना वहां फौजी बन के जा रहे हैं। कम से कम बात तो अच्छी कर लें, क्यों नहीं चला रहे आप? कम से कम बात तो अच्छी कर लें। ऐसे लोगों के साथ तो ना खड़े हो जो अपने मुल्क के लोगों के लिए दुश्मन बनकर खड़े हो गए।
अरे भाई, उन्होंने बोला कि अफगानिस्तान में आपकी डिबेट छूट जाऊंगा अगर आप गलत शब्द बोलोगे, मुझे बोलने नहीं दोगे। मैं आपसे कह रहा हूं अनुराग भदौरिया जी, देखिए ऐसा है, उन्होंने जो बोला पूरा चलाइए ना। उन्होंने बोला उन्होंने कब बोला कि मैं तालिबान का सपोर्ट करता हूं? कब उन्होंने बोला कि तालिबान अफगानिस्तान का आपसी मामला है? अरे तालिबान अफगानिस्तान का आपसी मामला है, वो नहीं भी कहेंगे तब भी उनका आपसी मामला है। उनके मुंह में माइक लगा देते हो जाके, और माइक लगा के हाँ कुछ निकला, चलो 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 चलो, नहीं मिल गया। तो अनुराग भदौरिया क्यों नहीं बोल देते ये बात? आपके पास भी तो माइक लगाने जाते हैं। अरे अनुराग भदौरिया क्यों नहीं बोल देते? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल देते? रोज माइक लगाते हैं आप लोगों के सामने। हमारे हिंदुस्तानी वापस आए कि नहीं? अरे रोज माइक लगाते हैं आपके सामने, क्यों नहीं अखिलेश यादव बोल देते? क्यों नहीं अनुराग भदौरिया बोल देते? लेकिन शफीकुर रहमान बार बार बोलेंगे और आप बार बार उनको आकर डिफेंड करेंगे। ठीक है, सुनिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन को, आप हिंदुस्तान को जिंदा रहने दीजिए। आप जैसे लोग हिंदुस्तान को मरवाना चाहते हो, आप एजेंडा चला रहे हो। हम कह रहे हैं पूरी बाइट चलाइए, आप पूरी बाइट। अनुराग भदौरिया जी, एजेंडा, एजेंडा जिसके दिमाग में भरा होगा ना, हिंदुस्तान के आवाम उसको हम निकाल नहीं सकते, हम सिर्फ दिखा सकते हैं। और ये दिमाग में शफीकुर रहमान वर्ग के बार बार भरा हुआ है ना, उनको आप पार्टी से निकाल पा रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि सामने 2022 का चुनाव है, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। केवल डिफेंड करने के लिए बैठते हैं आप। आदमी हो तुम यार, हमसे सवाल पूछते हो, जवाब खुल देते हो। हमारी डिबेट में कौन बैठेगा? ऐसा है अनुराग भदौरिया, सवाल मुझसे एक तो बात तमीज से कीजिए। नहीं करता हूं मैं आपकी डिबेट। अरे मत कीजिए, आप जैसे 25 प्रवक्ता रोज आते हैं, 25 प्रवक्ता रोज आते हैं 25 प्रवक्ता। सच को सच कहना सीखिए, सच को सच कहना सीखिए अनुराग भदौरिया। आप जैसे 25 प्रवक्ता रोज आते हैं मेरी डिबेट में, और कल फिर आएंगे, कल फिर आएंगे अनुराग भदौरिया। लेकिन कम से कम सच को सच कहना तो सीखो, कम से कम सच को सच कहना तो सीखो। कैसे निर्दयी आदमी हो, आत्मा मर गई है क्या हिंदुस्तानी? वही तो मैं पूछ रहा हूं कि जिनके कान पे, कनपट्टी पे बंदूक लगा दी और वो लोग आपको आजादी के लड़ाके दिखाई दे रहे हैं। क्या खूबसूरत सोच के साथ आए हैं, चले गए। जिनकी कनपट्टी पे बंदूक ठोक दी, जिनकी जान ले ली, ऐसे लोगों के साथ खड़े हैं, उस तालिबान का समर्थन कर रहे हैं और फिर भी डिफेंड कर रहे हैं, फिर भी बता रहे हैं कि एजेंडा आप चला रहे हैं। जिनके दिमाग में एजेंडा घुसा हुआ है, जो 25 बार इस तरह के बयान दे चुके हैं, उनको पार्टी से नहीं निकाल सकते क्योंकि 2022 सामने है। मुस्लिम वोट नाराज हो जाएगा। शफीकुर रहमान बड़े नेता हैं मुस्लिम वर्ग के। यह सोच जब तक आपके दिमाग में सेट रहेगी, तब तक आप हिंदुस्तान का भला नहीं सोच सकते। आपकी सोच में अगर कट्टरपंथ है तो आप बात समाजवाद की कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ प्रशांत वशिष्ठ हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रशांत वशिष्ठ जी, क्या कहेंगे इस बयान पर आप? देखिए, चरमपंथ, कट्टरपंथ और समाजवाद का कोई मेल नहीं हो सकता। ये जो जस्टिफाई करना चाह रहे थे अनुराग जी, ये हमेशा डिबेट छोड़कर भाग जाते हैं। मेरे साथ भी 2 डिबेट छोड़कर भाग गए क्योंकि इन पर बताने के लिए कुछ होता नहीं। अब इस बयान की जितनी निंदा की जाए कम है। बेहद गंदा है, बेहद निंदनीय है, अमानवीय है, ये सब शब्द छोटे हैं इस बयान के। और इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली बात जो है वो ये है कि इतनी ऊर्जा इनको मिल कहां से रही है जो इस प्रकार के बयान देते हैं। तो मैंने इस पर विचार किया तो मुझे समझ में आया कि ये ऊर्जा और किसी से नहीं, अखिलेश यादव जी से मिलती है। क्योंकि जब उत्तर प्रदेश में सिलसिलेवार बम धमाके हुए तो उसमें जब 14-15 आतंकवादियों को पुलिस ने पूरे दिन रात मेहनत करके पकड़ा था, उनको अखिलेश यादव जी ने अपनी सरकार में उनके मुकदमे वापस कर लिए, उनको छोड़ दिया। और पुलिस वालों ने जिन्होंने पकड़ा है, विक्रम सिंह जी जो डीजी थे और डीजी सिविल डिफेंस थे ब्रजलाल जी, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। 43 अन्य पुलिस कर्मियों के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया। मतलब आतंकवादी पुलिस वाले घोषित कर दिए गए। तो ये तो इस प्रकार की सरकार है जहां से सरकार इन लोगों ने जो चलाई है उनसे ही ऊर्जा इन लोगों को मिलती है, जो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी चीज को जायज ठहरा सकते हैं। तो मुसलमान के खिलाफ बोलना नहीं चाहते। भाई मुसलमान थोड़ी ना इसमें गलत हो रहा है, जो गलत लोग हैं वो भी तो मुसलमान है, जो प्लेन के ऊपर चढ़ रहे हैं, टायर से नीचे गिर रहे हैं उड़ते हुए प्लेन से। उनकी बेबसी को समझने की जरूरत है, इंसानियत को समझने की जरूरत है यहाँ पर। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। 2 और खास मेहमान हैं, मौलाना मुजम्मिल नदवी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हिंदू धर्मगुरु बालक दास जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हाजी हसन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये चर्चा लगातार जारी है। 3 और खास मेहमानों के पास हम चलेंगे और इस विषय पर करेंगे चर्चा, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चर्चा इसी विषय को लेकर कर रहे हैं, इसी बात को लेकर कर रहे हैं कि क्या ऐसे वक्त में जबकि रुला देने वाली तस्वीरें अफगानिस्तान से आ रही हैं, तब भी कोई तालिबान का समर्थन कर सकता है?
उनके तौर तरीकों का समर्थन कर सकता है, उनकी लड़ाई को अपनी आजादी की लड़ाई से जोड़कर देख सकता है? यह सवाल बहुत अहम है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, एक बार फिर से हम उनका रुख कर रहे हैं। हाजी हसन साहब, प्रश्न आपसे है। ऐसे नाजुक मौके पर जब चर्चा इंसानियत पर हो रही है, एक बच्चे की वायरल फोटो जमीन पर जो पड़ा हुआ है वो देखी होगी आपने, वो प्लेन से जो लोग गिरकर अपनी जान गंवा रहे हैं, वो तस्वीरें भी शायद आप तक पहुंची हों। और वो भी देखा होगा कि जो राष्ट्रपति भवन में बंदूकों के जोर पर मनमानी कर रहे हैं अफगानी लड़ाके। ऐसे वक्त में भी आप 1947 की पवित्र आजादी की जंग को इन लड़ाकों के साथ जोड़कर देख रहे हैं, और आप सांसद भी हैं। देखिए, बर्ग साहब के लिए मेरा एक ही, उनके लिए एक बहुत अच्छा, उनको मैं राय देना चाहता हूं, किसी दिमाग के अच्छे डॉक्टर से पहले अपना इलाज करें, क्योंकि लगता है कि उम्र का असर उनके दिमाग पे होने लगा। उनकी उम्र का असर अब उनके दिमाग पे होने लगा है, उनको शर्म आनी चाहिए। हाँ, हो सकता है कि इनके साथ जुल्म हो रहा, मौजूदा हुकूमत में इनके साथ जुल्म हो रहा, तो ये आए अपने जुल्म जहां हो रहा है उसको बयान करें। ये एक तालिबान के नुमाइंदे बन के बोल रहे हैं, क्या समझ रखा है इन्हें? इनको क्या ये वीडियो नहीं दिखाई दिए जो हजारों लोग एक एयरक्राफ्ट के आगे आगे भाग रहे हैं, किसी तरह से उसमें जाने का रास्ता मिल जाए, एयरक्राफ्ट के पहिए पकड़ के लटक रहे हैं, आसमान में से गिर गिर के मर रहे हैं, यानी कि उनको ये वहां पे रुकना पसंद नहीं है। वो चाह रहे कि अगर मरना ही है तो हम कोशिश करते हुए मर जाए, कि हमने जान बचाने की अपनी कोशिश की तो थी। तालिबान का वो इतना घिनौना, इतना गंदा चेहरा है, ये भूल गए, ये पिछले तालिबान के वो कारनामे भूल गए जिसमें हजारा समुदाय के साथ उसने क्या किया, शिया समुदाय के साथ उसने वहां पे क्या किया, और दुनिया भर के और समुदाय है वो उनके साथ उसने जो दरिंदगी की वो ये भूल गए। इनको सार्वजनिक तौर से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, और अगर इनका दिमागी तवाजुन खराब हो गया है तो डॉक्टर से अपना इलाज कराएं और उसके बाद ये बात करें। और अगर इनको इनके साथ जुल्म हो रहा है तो बताएं हिंदुस्तान की जनता को क्या जुल्म हो रहा है, इनके साथ क्या किया जा रहा है, इनके साथ क्या इनका भत्ता इनको टाइम से नहीं मिल रहा है, जो इनकी विधायक निधि की सैलरी है वो इन तक नहीं पहुंच रही है, तो बताएं ना जी। नहीं, बहुत बेहतर बात कर रहे हैं आप। ये उल जलूल बातें क्या कर रहे हैं ये? ठीक, और ये बात केवल बर्ग साहब नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग भी जब इन बातों को डिफेंड करते हैं तब बड़ी दिक्कत होती है। मौलाना मुजम्मिल नदवी साहब, प्रश्न बहुत सीधा और साफ है कि जो जुल्म करेगा उसकी तरफ आप खड़े नहीं हो सकते, वो दुनिया के किसी भी कोने का व्यक्ति हो। बिल्कुल। आपको क्या लगता है बर्ग साहब ने, आपको क्या लगता है बर्ग साहब ने ठीक कहा? नदवी साहब, आवाज आपकी नहीं आ रही है। जी जी आएगी। आवाज को, सवाल को रिपीट करें। मौलाना मुजम्मिल नदवी साहब, क्या आपको लगता है कि तालिबान का समर्थन करना या हमारी आज़ादी की लड़ाई, जी, जिसके बाद हमने 1947 में आज़ादी पाई, उसको मौजूदा संदर्भ में तालिबान जिस तरह से हुकूमत कर रहा है, कब्जा कर लिया जिसने अफगानिस्तान पर, उससे जोड़कर देखना ठीक है? शफीकुर रहमान बर्क ने ठीक कहा। देखो भाई, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ और एक मसल मशहूर है कि आदमी जिस थाली में खाना खाए और उसी में छेद कर दे, तो ये अच्छी बात नहीं है जी। और इस मुल्क के बारे में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी है गुलसिता हमारा। हमारा मुल्क तमाम मुल्क से अच्छा है और यहाँ सारे लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, प्यार और मोहब्बत और सम्मान के साथ। सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हमारा हिंदुस्तान एक दुल्हन की तरह है
और यहाँ की दो खूबसूरत आंखें हिंदू और मुस्लिम हैं जी, अगर उनमें से किसी की एक आंख फूट जाए तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान गंजा लगेगा। जी, और ये मुल्क की खूबसूरती है कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं। और हम जिस मुल्क में रहते हैं भाई, हमें उस मुल्क के बारे में चर्चा करनी चाहिए कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। अब वहाँ पे जो लोग परेशान हैं और उनके साथ अगर अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है, तो हम हुकूमत से कहते हैं कि वहाँ के तमाम इंडियन लोगों को बाइज्जत उनको इंडिया बुला लिया जाए। और ये हुकूमत का बहुत ही अच्छा कदम, बहुत सारे लोग हिंदुस्तान आ भी चुके हैं और इसके बारे में हिंदुस्तान का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, भारत का शुक्रिया अदा करते हैं, सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो पक्ष रखेगी हम उसकी तायीद करते हैं। ठीक है, ये बेहतर है। और किसी के भी मुंह में आप शब्द नहीं डाल सकते। जो नदवी साहब को कहना है, जो हाजी हसन जी को कहना है, वो अपनी बात कहेंगे। अगर मैं क्रॉस करके कुछ कहना चाहूँगा तो आप लोगों को एतराज़ होगा तो काट देंगे कि देखिए एंकर महोदय, आप ये बातें गलत कह रहे हैं, मैंने ये कहा है। बालक दास जी, लेकिन फिर भी ये कोशिश की जाती है कि देखिए आप एजेंडा सर्व कर रहे हैं, आप एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अंदर का, अपने दिमाग में जो फिट एजेंडा है वो देखने की कोशिश नहीं होती कि हम बार बार क्या कह रहे हैं और उससे कम से कम हमारी पार्टी को नुकसान है कि नहीं है ये तो देख लो। आपकी अपनी सीट हो सकता है कि आप जीत जाओ, आपके यहां आपकी तरह के लोग कुछ ज्यादा होंगे तो हो सकता है कि आप जीत जाओ, लेकिन कम से कम जिस पार्टी का टिकट लेकर जाते हो उसके बारे में तो सोचो। जिस देश में आप रहते हो कम से कम उसके बारे में तो सोचो। आप विदेश में, आप अफगानिस्तान में उस वर्ग की हिमायत कर रहे हैं जिनमें से कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके हाथ में AK-47 AK-56 ना हो। हाईटेक वेपन है उनके पास, और जबकि कब्जा कर लिया, आर्मी पीछे हट गई, वहां के राष्ट्रपति भाग गए कायर की तरह, तब भी किसी के हाथ से वेपन नहीं छूट रहा है। और लोग बता रहे हैं कि देखिए वो तालिबान है, वो अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक शख्स अगर वीडियो बनाता है तो एक हाथ में बंदूक लेकर बनाता है। बालक दास जी, क्या ऐसे लोगों के साथ कोई खड़ा हो सकता है, कोई सोच सकता है? देखिए राममोहन जी, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, जो भदौरिया जी हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, उनका दिमाग शुरू से खिसका हुआ है और कई डिबेटों मेरे साथ बैठे हैं। अभी इस्लामिक कॉलर जो दोनों लोगों ने अपना पक्ष रखा, बहुत सुलझा हुआ पक्ष रखा, और वास्तव में यही होना चाहिए। जो हमारे सांसद महोदय ने बात कही है, और उस पर तो तत्काल गवर्नमेंट को गिरफ्तारी करना चाहिए उनको, और गिरफ्तार करके उनको जेल में डाल देना चाहिए। जिस प्रकार से वहां पर अत्याचार हो रहा है, तालवानी जो भूखे भेड़ियों के द्वारा जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, बिना कहे तो वो कह रहे हैं बीजेपी की सरकार हमसे बहुत ज्यादती कर रही है, जुल्म कर रही है, हम फिर भी हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं। आप कह रहे हैं गिरफ्तार कर लें, ये तो बहुत कठिन हो जाएगा। कहने के लिए कहें, लेकिन बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जब आप देशद्रोही वाला काम कर रहे हो और वहां पर छोटे छोटे बच्चों पर अत्याचार हो रहा है, तालिबानी भेड़िए वहां पर अत्याचार कर रहे हैं और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, कोड़ा बरसाए जा रहे हैं, फिर भी इनको शर्म नहीं लग रही है, इनको शर्म नहीं आ रही है इस प्रकार के बयान देने के बाद। इनको गिरफ्तार करना चाहिए और ये देशद्रोही का इन पर मुकदमा चलना चाहिए और इनको जेल में सड़ना चाहिए ऐसे शब्दों को करने के बाद। आप देखिए जिस प्रकार से वहां पर इंसानियत नाम की एक चीज नहीं दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों पर कुठाराघात कर रहे हैं, जिस प्रकार से महिलाओं के ऊपर कोड़ा बरसा रहे हैं, सरेआम बाजी लगा दे रहे हैं, ऐसी स्थिति पर आपकी इंसानियत कहां चली गई, आपकी मानवता कहां चली गई? आप सारी चीजों को भूल गए हैं। तो मुझे लगता है ये देशद्रोही अगर इस प्रकार के बयान कोई भी दे अगर, तो उसको तत्काल गिरफ्तार करके और जेल में डाल देना चाहिए। आज यहां पर आप पूरा विश्व देख रहा है और जिस प्रकार से वहां राष्ट्रपति कार्यों के भाग गए हैं, आपने देखा कि जिस प्रकार से
तालिबानी लोग जो है एक के साथ 47 लेकर के और तांडव मचाए हुए हैं। मुझे लगता है कि ये किसी के नहीं हो सकते हैं ऐसे लोग जो आतंकवादी लोग हैं। इस सामने चेहरा नजर आ गया है। आज पूरे देश के मुसलमानों को इस चीज को समझना चाहिए। आतंकवादी आतंकवाद होता है और जो मानवता लेकर के चलता है वो मानव के साथ चलता है। तो ऐसी स्थिति में ये सामने स्पष्ट दिखाई दे गया है। और मुझे तो लगता है कि जो भारत में है, भारत में हर प्रकार के लोग, जैसा कि अभी हमारे मुस्लिम भाई बंधुओं ने कहा कि हर प्रकार के लोग यहां पर रहते हैं, सुकून से रहते हैं, अमन चैन से रहते हैं, यहां पर किसी का प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से आपने वहां पर देखा तांडव मचा करके, आज देखने के बाद हृदय विदीर्ण हो सकता है, देखने के बाद कंपायमान हो सकता है। जिस प्रकार से फ्लैट में लोग टंग टंग के आ रहे हैं, ऊपर छत पर बैठ जा रहे हैं, उड़ते हुए नीचे गिर पड़ रहे हैं, क्या स्थिति मची हुई है, इसके बाद भी लोग शांत होकर के बैठे हैं। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ऐसे बयानों पर इनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिए। ठीक है, यह आपकी सोच है, लेकिन जब तक कि कोई बयान उस स्तर पर ना पहुंचे कि उससे देश में कोई नुकसान हो जाए, तब तक सरकार निर्णय उसी हिसाब से संभवतः लेती है या लेना चाहिए। प्रशांत वशिष्ठ जी, सलाह तो यह मिल रही है कि आप लोगों को कार्रवाई करें, लेकिन मैं फिर वही सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या तालिबान के समर्थन में भी कुछ लोग हैं? कश्मीर में आपकी पूर्व सहयोगी महबूबा मुफ्ती, उनको भी अगर कह दीजिए तो वो भी तालिबान के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। उन्हें लग रहा है कि कश्मीर में भी एक कोई गुंजाइश निकलेगी इस तरह से। वो लोग भी आजादी आजादी के बड़े नारे लगाते हैं। एक वर्ग है जिसे लगता है कि नहीं, ये तालिबान वाला मॉडल ठीक है। देखिए, तालिबान वाले मॉडल को सही बताने वाले मानसिक दिवालिया हैं। इसको मानसिक दिवालियापन के अलावा कुछ और नहीं कहा जा सकता। सबसे पहले मैं हसन साहब और नकवी साहब को बधाई देता हूं, बहुत ओपनली और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, बहुत बहुत बधाई। और जहां तक प्रश्न है इनकी बात का कि आजादी की लड़ाई से इसकी तुलना करना, ये भी मानसिक दिवालियापन ही है और कुछ नहीं है। और ज्यादा इनको अगर आजादी की लड़ाई लग रही है तो ये खुद भी अफगानिस्तान जाके तालिबान के साथ लड़ाई लड़े, अफगानिस्तान को अमेरिका से छुड़ाने की। ये तो मतलब इस पर मेरी राय ये है कि इनको वहां भेजा जाए तो इनको समझ में आ जाएगा कि कैसा तालिबान का शासन है। दूसरा विषय जो इन पे भाई जुल्म हो रहे हैं की बात करें, क्या जुल्म इन पे हुआ है वो जरा ये बताएं, क्या जुल्म हो रहा है? मुसलमानों पे क्या जुल्म हो रहा है? कौन सी ऐसी सरकार आप तक आई जिसने मुसलमानों को मकान बनाकर दे दिए? चाहे वो समाजवादी रही हो, बसपा रही हो, कांग्रेस रही हो, किसी ने मुसलमानों के मकानों के बारे में तो नहीं सोचा, मुसलमानों के चूल्हे के बारे में नहीं सोचा, मुसलमानों की पेंशन के बारे में नहीं सोचा, शौचालय तक बना के हमारी सरकार ने दिए हैं। आज हम कहीं भी आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको सबसे ज्यादा जो सहभागिता 36% मुस्लिम्स को सुविधाएं मिली है। सारी जो जितनी भी योजनाएं हमारी आई हैं उसमें हम रेशियो निकालते हैं तो 36% लाभ जो है वो मुसलमानों को मिला है। तो उसके बाद कौन सा जुल्म हो रहा है? आप ये ऐसे आप एक विक्टिम कार्ड खेलते हैं और कुछ भी कह के बस कि भाई जुल्म हो रहा है। बता भाई, आप बताइए ना क्या क्या जुल्म हुआ है आपके ऊपर। चाहे वो छात्रवृत्ति हो, छात्रों को, मुस्लिम छात्रों को पढ़ाने के लिए एक अलग व्यवस्था 13,618 करोड़ की गई है, उसमें भी एक अलग से मुसलमानों के लिए प्रावधान किया गया है। फ्री बिजली कनेक्शन के लिए हो या मुसलमानों के स्वास्थ्य की चिंता आयुष्मान भारत के द्वारा की गई हो, सारी योजनाओं में हमने किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव किसी प्रकार का नहीं। आप ये कह रहे हैं कि देश के नागरिकों के लिए जो योजनाएं बनाई हैं उनमें मुस्लिमों को लाभ मिला है और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा गया। 36%। ठीक है, 36% शेयर। हाजी हसन अहमद साहब, हाजी साहब बोलिए। हाँ जी, इनके ऊपर मुकदमा तो बनता है। इन्हीं ने हमारे देश के जो बहादुर, जिन्हीं ने अपनी जानें कुर्बान की, 50,000 उलमाओं को अंग्रेजों ने फांसी दी, उनकी शहादत को इन्हीं ने रायगा किया है, उनकी शहादत को इन्हीं ने बदनाम किया है, उनका कंपैरिजन इन्हीं ने तालिबान के उन आतंकियों से किया है जिनका किसी धर्म, मजहब, इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। और मैं तो इनको इंसान ही नहीं मानता हूं, इन दरिंदे हैं ये दरिंदे हैं। उनका कंपैरिजन इन्हीं ने हमारे फ्रीडम फाइटर से किया है, जिन्हीं ने अपने हंसते हुए फांसी के फंदों को चूम के अपने गले में डाल लिया है, जिनके साथ अंग्रेजों ने इतना बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया, उनका इन्हीं ने कंपैरिजन इन आतंकियों से किया है। इसलिए केस तो बनता है इनके ऊपर तुरंत संज्ञान लेके FIR होनी चाहिए।
क्योंकि इन्हीं ने अभी कल ही 15 अगस्त परसों ही बीता है, ये भूल गए आजादी की तहरीकों को। ये उस आतंकवादी संगठन से इसकी कंपैरिजन हमारे फ्रीडम फाइटर से कर रहे हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है, अपनी कुर्बानी दी है, अपने घर बार सब कुछ छोड़े हैं, तो केस इनके ऊपर बनता है। ये उस जमहूरी सरकार के, और उसके बाद इन्हीं ने जमहूरियत का मुंह, ये खुद नुमाइंदे हैं, ये इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, उसके बाद ये इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर कब्जा किए जाने को जायज ठहरा रहे, उनको फ्रीडम फाइटर बता रहे हैं। तो अगर यही इनकी मानसिकता है तो इनके ऊपर केस बनता है और इनके ऊपर केस होना चाहिए। फिर आप ज्यादती और जुल्म की कैटेगरी में तो नहीं डालेंगे उसको? अरे मैं तो पहले मैंने कहा कि इनके साथ क्या जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, ये समाजवादी पार्टी के नेता है, ये समाजवादी पार्टी के नेता है, मुसलमानों के नेता नहीं है। अगर मुसलमानों के नेता होते तो इंसानियत की बात करते, इंसान की बात करते, मजहब की बात करते, दीन की बात करते। मजहब यही सिखाता है इंसानियत। एक बेगुनाह इंसान को मारा, गोया सारी आलम इंसानियत को नुकसान पहुंचाया। और इनको तालिबान की निकली हुई गोली जो बेगुनाहों के ऊपर चल रही है, जो बेगुनाह आज प्लेन से गिर गिर के मरे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्या वजह थी कि उनको प्लेन के पहियों में लटक के जाना पड़ा? सिर्फ तालिबान का खौफ। उनको इस तरह से मरना पसंद था, लेकिन तालिबान के हाथों जलील और रुसवा होकर मरना पसंद नहीं। 10-10, 15-15 फीट ऊंची दीवारें हैं एयरपोर्ट के चारों तरफ। रस्सी से कैसे लोग चढ़ रहे हैं, कैसे उतर रहे हैं इस एरिया में आने के लिए, उस क्षेत्र में आने के लिए कि जहां पे फ्लाइट लैंड होती है। उन्हें फ्लाइट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये उन्हें पता नहीं है। फ्लाइट उन्हें लेकर कहां जाएगी, वहां के कागजात, वहां का वीजा, वहां के जरूरी दस्तावेज हाथ में लगे गए हैं कि नहीं लगे हैं उन्हें पता नहीं है। लेकिन वो दौड़ चले हैं, दौड़ पड़े हैं। अब कठिनाई उनके सामने है कि ज्यादातर जगह की फ्लाइट्स बंद हो रही हैं, कंट्रोल पूरा तालिबान के हाथ में आ गया है। फिर भी लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूं कुछ लोगों को, कि ये तालिबान के लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। मौलाना मुजम्मिल नदवी साहब, आजादी की लड़ाई तो लोगों के लिए होती है, आम इंसान के लिए होती है। आपकी सेना हो सकता है कि मौजूदा वक्त की हुकूमत इधर उधर भागे, लेकिन जब आम आदमी, गरीब आदमी या अमीर भी हो तो वो अपना सब कुछ छोड़कर भाग जाने पर आमादा है। तो ये कैसी आजादी की लड़ाई है? ये कैसा? आप तो उस मुल्क पर कब्जा करने की नीयत से आगे बढ़े थे और आपने वो कर लिया। आपको आम इंसान की चिंता है कहां? हमारा मुल्क आज़ाद हो चुका 1947 के अंदर जी। हमें अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी थी, वो अंग्रेज़ों से लड़ाई हो चुकी हमारी। 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 के अंदर हमारे मुल्क के अंदर संविधान लागू हो गया। अब हमें किसी और चीज़ की लड़ाई नहीं लड़नी है। अब हमारा मुल्क कैसे तरक्की करे, हमारे मुल्क के अंदर विकास कैसे हो जाए, हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को तरक्की कैसे हो जाए, हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए। और वहाँ पे किसकी हुकूमत बनने, कौन क्या कर रहा है, इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कोई जुल्म करता है, ज़्यादती करता है तो वो गलत करता है। और हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की सरकार का फिर भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ पे जो हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, चाहे वो सहाफ़ी हों, चाहे एंकर हों, या कोई भी हो, किसी भी मज़हब का मानने वाला हो, अगर वो इंडिया का हो तो हम अपने मुल्क के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करते हैं कि तमाम यहाँ के शहरियों को बाइज्जत हिंदुस्तान बुला लिया जाए। नदवी साहब, आपका कहना है कि विदेशी मामलों में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने मुल्क में क्या हो रहा है उस पर देखिए। मुझे याद है कि फ्रांस की सरकार जब एक नियम बनाती है तो जगह जगह विरोध प्रदर्शन होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो आपको पसंद नहीं आया। और ये बात अफगानिस्तान में पसंद और नापसंद की रह ही नहीं गई है। वहां तो मसला बंदूक की नोक से हल हो रहा है। और अगर किसी भी मुल्क में या दुनिया के किसी भी कोने में इस तरह की ज्यादती वहां के आम नागरिकों के साथ होगी तो फिर देखना तो पड़ेगा और उस पर एक राय भी कायम करनी पड़ेगी। लेकिन वो राय अगर शफीकुर रहमान बर्क जैसी हो तो वो आपको भी नुकसान पहुंचाएगी, वो नुकसान देश को भी पहुंचाएगी। और सबसे ज्यादा मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी पार्टी जो चुनाव में उतरने वाली है उसको पहुंचाएगी। तो कम से कम कुछ चीजों पर अच्छी सलाहें मान लेनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ यूपी मांगे उत्तर में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।